नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत का तीसरा अध्याय बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। इससे पूर्व में हम 2 अध्याय अध्ययन कर चुके हैं और व्याकरण अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम प्राप्त हो जाएगा। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके कक्षा के विषय से संबंधित सभी जानकारी सहजता से प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। बस की यात्रा ये एक मनोरंजक और व्यंग्यात्मक कहानी है, एक विधा है जिसको मनोरंजन के साथ ही हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। घूमने के लिए जा रहे हैं। पन्ना एक स्थान का नाम है कि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। MP जबलपुर। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना है, अर्थात उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। सफ़र अर्थात यात्रा, क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण पुरानी थी, टूटी फूटी, इसीलिए लोगों ने यह सलाह दी कि समझदार व्यक्ति इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो इस प्रकार से सोच रहा है कि क्यों कह रहे हैं, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं या फिर बस डाकिन है, खा जाती है। ये बस का चित्र प्रस्तुत किया गया है। बस को देखा तो मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध अर्थात काफ़ी उम्र ले रखी थी, काफ़ी पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। उसके बॉडी पर, बस की बॉडी पर खरोंच आई हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये व्यंग किया गया है, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ। परसाई जी हिंदी के एक महान व्यंग्यकार हैं। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। कितना मधुर व्यंग किया गया है। देखो कि बस कंपनी के एक हिस्सेदार अर्थात पार्टनर भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप भी चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक या फ़कीर। रंक भिखारी को कहते हैं। आदमी को कूच अर्थात प्रस्थान करने के लिए एक निमित्त चाहिए, एक सहारा चाहिए, एक उद्देश्य चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ऐसा इसलिए कहा गया था कि क्योंकि बस के स्टार्ट होते ही उसके जो पुर्जे थे वो सारे हिलने लगे, बस पूरी तरह खड़खड़ाने लगी थी। तो लेखक को ये महसूस हो रहा था कि जैसे वो इंजन के भीतर ही बैठे हुए हैं, बस पूरा ही एक इंजन है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। वैसे अधिकतर कांच टूट गए थे, लेकिन जो बचे थे वो भी शायद टूटकर हमें कहीं क्षतिग्रस्त हानि न पहुंचा दे, इसलिए हमें उन कांचों से बचना था। हम फ़ौरन अर्थात तुरंत खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खड़खड़ाहट ज़्यादा कर रही थी, हिल रही थी, इसलिए लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो सीट के नीचे इंजन रखा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त
अवश्य जवान रही होगी, अर्थात शायद इतनी पुरानी होगी 1920-21 के वक्त से। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, अर्थात बस का एक हिस्सा दूसरे से अलग था, जीर्ण शीर्ण थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट और बॉडी दोनों अलग अलग थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, देखो कितना प्यारा व्यंग है, और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे कि माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगा देती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे, मन भावन थे, आकर्षक करने वाले थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था कि कहीं किसी पेड़ से टकरा न जाए। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता लगाना मतलब डूबना। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें अर्थात उपाय की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, बढ़िया है। यह तो इत्तेफाक है, संयोग की बात है कि यह बंद हो गई है। क्षीण चांदनी में, मंद मंद चांदनी में, वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी ही दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। तो वह बस ख़राब होकर वहाँ खड़ी हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वृद्धा या बूढ़ी थक कर बैठ गई हो, क्योंकि उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी, बस की काफ़ी पुरानी थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब प्राणों का अंत हो गया, तो इस बियाबान में, सुनसान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि मतलब जो व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, उसकी गति जो थी, स्पीड और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात उसकी हेडलाइट जो है, उसको आंखों की ज्योति का है, हेडलाइट कम होती जा रही थी, क्षीण होती जा रही थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, अर्थात धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, जो ये कह रहा था कि ज़रूर चलेगी बस। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। जान हथेली पर लेना मुहावरा है, अर्थात मृत्यु की परवाह न करना। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है, अन्यत्र नहीं देखी जा सकती है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया, लेकिन
टायर नहीं बदला। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना जो उनका गंतव्य स्थान है जहां से बस में बैठकर जा रहे थे, अब उनको उम्मीद नहीं थी कि शायद समय पर वो पन्ना पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी इस बस से। तो पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, प्रस्थान कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से, बड़े ही आराम से घर की तरह बैठ गए। चिंता जारी रही कि ये बस चलेगी कि नहीं चलेगी, हम गंतव्य स्थान पहुंचेंगे कि नहीं। हंसी मजाक चालू हो गया था। तो इस प्रकार से अपने जीवन का एक अनुभव यहाँ प्रस्तुत किया है हरिशंकर परसाई जी ने, बड़े ही मनोरंजन और व्यंग्य के साथ। तो अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी समस्या होती है तो कमेंट में आप समस्या आप पोस्ट कर सकते हैं, जिसका समाधान अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद।